हे गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू एम बाय। डिफेंस की फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कूलॉम का नियम यानी कूलॉम्स लॉ। ये कूलॉम का नियम या कूलॉम्स के लॉ से आपके डिफेंस के एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ये लॉ क्या होता है? दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे हम दो इलेक्ट्रॉन की बात करें या दो प्रोटॉन की बात करें या फिर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की बात करें, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम यहाँ पर कूलॉम्स लॉ में देखने वाले हैं। चाहे कोई भी दो चार्जेस हैं, दो टाइप के कोई चार्ज है, या तो एक प्लस का Q1 चार्ज है, एक प्लस का Q2 चार्ज है, या एक माइनस का Q1 चार्ज है, एक माइनस का Q2 चार्ज है, या फिर एक प्लस का Q1 और एक माइनस का Q2 चार्ज है। किसी भी पोलरिटी के दो चार्जेस हैं, उनके बीच में लगने वाले फोर्स को कूलॉम्स लॉ में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं, इनके कुछ दो स्टेटमेंट्स को देखते हैं और फिर आपको ये पूरा का पूरा लॉ अच्छे से समझ आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और एक बार पढ़ लेते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशित पिंडों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई होगी तो अब आपको समझ आएगी, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमने दो चार्जेस ले लिए, है ना। सबसे पहले हम यहां पर अगर दो चार्जेस ले लें, मान लीजिए हमने एक प्लस का Q1 चार्ज ले लिया और यहां पर हमने एक प्लस का Q2 चार्ज ले लिया। एक सिचुएशन आप ये ले लीजिए। अब प्लस के दो चार्जेस कौन हो सकते हैं? दो प्रोटॉन हो सकते हैं। हमें पता है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आप अपने दिमाग में एज्यूम करके चलो कि ये दो प्रोटॉन है। ओके, और ये दोनों के दोनों जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पर है, ऐसा हमने कंसीडर किया। ये दोनों r डिस्टेंस की दूरी पर है और ये दोनों चार्जेस हवा में रखे हैं। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि दोनों चार्जेस या तो हवा में रखे हैं, एयर में, या फिर हम बात कर रहे हैं ये दोनों चार्ज फ्री स्पेस में रखे हैं। ठीक है, या फिर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखे हैं। तो ये तीन चीजें एक ही हैं, मान के चलेंगे। निर्वात यानी वैक्यूम, स्पेस, फ्री स्पेस और एयर। मान लिया हम ये सारा सारा जो हम पॉइंट देख रहे हैं वो सब एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम में देख रहे हैं। दोनों चार्जेस यहां पर रखे हुए हैं। या फिर हम इसी सिचुएशन में ध्यान से देखें, अब इसी को हम कंसीडर कर सकते हैं। मान लो एक माइनस का Q1 चार्ज है और एक गाइस प्लस का Q2 चार्ज है। ठीक है, या फिर माइनस के ले लो दोनों। हमने एक माइनस का Q1 चार्ज ले लिया यहाँ पर और एक हमने प्लस का Q2 चार्ज ले लिया। ठीक है, एक माइनस का Q1 चार्ज और एक प्लस का माइनस का Q2 चार्ज। और ये दोनों चार्ज भी एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पर है, एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पर रखे हैं। अब इन दोनों में एक ही टाइप का फोर्स लगेगा जिसका नाम है रिपल्सन फोर्स। इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। देखिए कैसे। हमने यहां पर क्या किया, दो नेगेटिव चार्ज ले लिए Q1 Q2, या फिर हमने दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लिए Q1 Q2। तो जो सेम पोलैरिटी के चार्जेस होते हैं, हमने आपको बताया था चार्ज की प्रॉपर्टीज में कि जो सेम पोलैरिटी के चार्ज है एक दूसरे को रिपेल करते, एक दूसरे को दूर भगाते। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पर वो प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, एक दूसरे पर वो रिपल्सन फोर्स लगाते हैं, और उसी रिपल्सन फोर्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब एक कंडीशन और हम यहाँ पर ले लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए। हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया गाइस, एक हमने यहाँ पर ले लिया कि पॉजिटिव चार्ज है Q1, ये Q1 पॉजिटिव चार्ज है, और एक हमने यहाँ पर माइनस का Q2 चार्ज ले लिया, एक प्लस और एक माइनस का, जैसे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एज्यूम कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच की भी डिस्टेंस हमने सेम ले ली, और ये सबके सब एयर में, फ्री स्पेस में या वैक्यूम में रखे हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी r है। अब यहां पर देखो, ये जो फर्स्ट सिचुएशन है और ये जो सेकंड सिचुएशन है, ये सेम पोलरिटी के चार्ज हैं। इन पर एक दूसरे पर अट्रैक्ट, जो रिपल्सन फोर्स लगेगा Q1 Q2 पर इधर की ओर फोर्स लगाता है, और Q2 उतना ही फोर्स Q1 पर इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इन दोनों फोर्स को, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, उनको हम Fe से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये बराबर होता है किसके? अब अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज देखें तो ये प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान दीजिएगा, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के, दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये पहला स्टेटमेंट आप देखिए। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, तो यहां पर तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है दोनों जगह पर, यहां पर दोनों जगह पर फोर्स ऑफ रिपल्सन है। ठीक है, Q1 Q2, और यहां पर जो होगा प्लस और माइनस के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा।
लेकिन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहां भी प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2। अब पढ़िए यहां पर क्या है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पर, जब दो पोलरिटी, डिफरेंट पोलरिटी के दो चार्जेस हो, और फोर्स ऑफ रिपल्सन कहां पर, जब दो सेम पोलरिटी के चार्जेस हो। पहला और दूसरा कंडीशन, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज या फिर टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। तो ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। यहां पे भी वही सेम होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये वाला अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ आ गई। तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में, फर्स्ट और सेकंड केस में देखेंगे ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है दो सेम पोलरिटी के चार्जेस के बीच में, और थर्ड कंडीशन में देखोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों चार्जेस के बीच में। और इन सबका फॉर्मूला सेम निकल के आएगा, और वो फॉर्मूला कितना सेम निकल के आएगा वो हम यहां पर लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला सेम निकल के आएगा, यानी ये ओवरऑल प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर के, जब हम कंबाइन कर देंगे। अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है ना दोस्त, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर यहाँ पर F बराबर एक K कांस्टेंट आ जाता है, K कांस्टेंट आ जाता है, और ये फॉर्मूला बन जाता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी को कूलॉम का नियम कहा जाता है, इसी को कूलॉम्स लॉ कहा जाता है। इसको पहले नोट कर ले, फिर हम और डिटेल में इनकी बात करते हैं, ठीक है ना। ये है इसका कूलॉम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज या चार्ज बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। और ये फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा इस तरीके से। फर्स्ट और सेकंड केस में फोर्स ऑफ रिपल्सन है क्योंकि सेम पोलरिटी के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, और अपोजिट पोलरिटी के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को पास ले आते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जैसे हमने यहां पर बात की इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज कंसीडर टू बी पॉइंट चार्जेस। अब यहां पर हमने दोनों चार्जेस को ना पॉइंट चार्ज कंसीडर किया है, और जो पॉइंट चार्ज होते हैं उनका कुछ सेंटर होता है। जैसे हमने यहां पर जो प्लस का Q1 चार्ज या प्लस का Q2 चार्ज कंसीडर किया था, आप इसको प्लस माइनस कुछ भी मान सकते हो, तो हमने इसको मान लिया ये प्लस का Q1 चार्ज है, ठीक है। ये क्या है, प्लस का Q1 चार्ज है, और एक हमने दूसरा चार्ज मान लिया ये प्लस का Q2 चार्ज है, ठीक है। अब हमने बताया कि जब सेम पोलरिटी के चार्ज एक दूसरे पर जो रिपल्सन फोर्स लगाते हैं, वो रिपल्सन फोर्स कहां पर लगेगा, इनके दोनों चार्जेस के सेंटर से जो एक लाइन जाएगी ना, इन दोनों चार्जेस के गाइस सेंटर से जो लाइन जाएगी, इसी लाइन पर, इसी लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। दोनों चार्जेस के सेंटर से जो लाइन जाएगी इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। तो चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो इलेक्ट्रोस्टैटिक, चाहे वो रिपल्सन फोर्स हो, वो इसी लाइन पर लगता है। यानी जो Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा वो इस लाइन पर इधर की ओर लगाएगा। Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे 2 पर फोर्स लगा 1 की वजह से, और उतना ही फोर्स कौन लगाता है, Q2 Q1 पर लगाता है इसी लाइन पर। तो इसने फोर्स लगाया, यानी सेकेंड वाले चार्ज ने 1 पर लगाया, तो 1 पर लगाया किसने, सेकेंड ने, तो इसको हमने F12 से रिप्रेजेंट किया। अब ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, देखिए ध्यान से, ये दोनों जो चार्जेस है ना, ये अगर इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड हम लिखें इस तरीके से, तो मैग्नीट्यूड में दोनों चार्ज सेम होते हैं। लेकिन अगर हमें विदाउट मैग्नीट्यूड लिखना है तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा F21 बराबर माइनस ऑफ F12, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगा। अब क्योंकि मैग्नीट्यूड में सेम है तो इनके मैग्नीट्यूड को हम सिंपली Fe मान लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने मान लिया। तो ये चाहे प्लस का चार्ज हो चाहे माइनस के चार्ज हो, हम इन दोनों के बीच में चाहे वो रिपल्सन फोर्स लग रहा हो या फिर चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो, उसको हम Fe से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस कंसीडर टू बी पॉइंट चार्जेस। ये दो पॉइंट चार्ज हमने कंसीडर किए, इनके सेंटर से जो लाइन जाएगी उसी पर रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इसीलिए इनको बोलते हैं
कि ये सेंट्रल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हमने ऑलरेडी बता दिया, Fe प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, Fe इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहां से आपको फॉर्मूला मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बात समझ आई? इसी को हम कूलॉम का नियम कहते हैं। अब यहां पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर के की बात करेंगे। के क्या है? यहाँ पर के एक कांस्टेंट है और इसको हम अलग अलग मीडियम में अलग अलग वैल्यू कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो कूलाम का नियम आपको अच्छे से समझ आ गया। बस आपको बेसिक पॉइंट ये याद रखना है कि कूलाम का नियम दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। चाहे वो दो चार्ज पॉजिटिव हो, चाहे वो दो चार्ज नेगेटिव हो, चाहे वो दोनों चार्ज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या फिर जो रिपल्सन फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच में, उसको हम यहाँ पर कूलाम के नियम यानी कूलॉम्स लॉ में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? जिसको हम Fe बराबर K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से दिखाते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम K की वैल्यू को यहां पर देखने वाले हैं। फॉर फ्री स्पेस, वैक्यूम या फ्री एयर की बात करें, यानी हमने कहा कि दो चार्ज रखे हुए थे वो या तो हवा में रखे हैं या निर्वात में रखे हैं या फिर फ्री स्पेस में रखे हैं, तो हम K की वैल्यू को यहां पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। देखिए K की वैल्यू को क्या लिखा जाता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। ठीक है ना? K की वैल्यू को गाइस क्या लिखा जाता है? फॉर एयर वैक्यूम फ्री स्पेस के लिए K की वैल्यू को 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है, जहां पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाती है, यानी फ्री स्पेस की या फिर निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ एयर, और ये वैल्यू मिनिमम होती है। ये वैल्यू किसी भी मीडियम में मिनिमम वैल्यू है, और जहां पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिनिमम होगी वहां पर K की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जहां पर K की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम लगेगा। ये बात समझ आ रही है? यानी दो चार्ज अगर हवा में रखे हैं, दो चार्ज अगर फ्री स्पेस में रखे हैं, दो चार्ज अगर वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि उस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो मिनिमम है। कितनी है? 8.86 इंटू 10⁻⁻12। और इसकी यूनिट याद रखना, परमिटिविटी की कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होती है? कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये परमिटिविटी की क्या है? यूनिट है। ठीक है ना? अब यहां पर हमें पाई की वैल्यू पता होती है, 4 यहां पे ऑलरेडी लिखा है। एप्सिलॉन नॉट की यहां पर वैल्यू ऑलरेडी पता है। ठीक है, किसके लिए? फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर के लिए ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। तो हम सबकी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो K की वैल्यू जो निकल के आती है वो आप डायरेक्ट याद रखेंगे, 9 इंटू 10⁻9 निकल के आती है। और K का जो यूनिट निकल के आती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर निकल के आती है। ठीक है ना? ये सब यूनिट, ये सब वैल्यूज कहां से निकल के आ रही है? देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पर दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe बराबर क्या लिखा था? K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही लिखा था ना? तो यहाँ पे हम K की वैल्यू, K की यूनिट निकालें, इसकी फोर्स की न्यूटन हो जाएगी, K की हम ऐसे ही रहने दें। चार्ज की क्या हो जाएगी? कूलाम, और इनटू कूलाम, तो यहाँ पर कूलाम स्क्वायर मिल जाएगा, अपॉन में डिस्टेंस की मीटर होती है तो मीटर स्क्वायर। तो यहां से अगर आप चेक करोगे K की जो यूनिट निकल के आएगी वो आ जाएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और कूलाम स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगी किसकी? कूलाम, K की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अब हमें पता है कि फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर के लिए K की वैल्यू हम क्या लिखते हैं? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे 1/4 की तो कोई यूनिट होगी नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होती है तो उसकी ना तो कोई यूनिट होती है ना ही कोई डायमेंशन होती है। तो इसका मतलब K और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट निकल के आएगी वो 1/K के यूनिट के बराबर होगी, या 1/K की जो डायमेंशन होगी, जो यूनिट होगी उसके बराबर होगी। तो इसीलिए इसको उल्टा कर दो तो कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट की। और एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ एयर। बात समझ आ गई? तो यहां पर हम 99% इसी केसेस की बात करते हैं। 99% आप याद रखना, बाय डिफॉल्ट जो चार्जेस होते हैं वो एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम में ही रखे होते हैं। इसीलिए हम K की वैल्यू को 1/4 एप्सिलॉन नॉट हमेशा यूज करेंगे, यानी K की वैल्यू को 9 इंटू 10⁻9 यूज करेंगे। क्लियर है ना? ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो अब यहां पर एक पॉइंट हम और समझाने जा रहे हैं कि फाइनली हम कूलाम के नियम को
कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने फॉर्मूलों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे हमने कहा फ्री स्पेस वैक्यूम या एयर के लिए दो चार्जेस के बीच में, दो चार्ज हमने Q1 लिए Q2 लिए, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस R ले ली, ठीक है। तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसको या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, या फिर हम K की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू रख दें 9 × 10⁹ तो जो दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, अगर उन दोनों चार्जेस को आपने एयर में, फ्री स्पेस में या वैक्यूम में रखा तो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इन तीन फॉर्मूलों में से किसी भी फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, परमिटिविटी, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। किसी भी मीडियम की अपनी अपनी परमिटिविटी होती है। परमिटिविटी अगर हम किसी मीडियम की बात करें तो वो होती है एबिलिटी, यानी इट इज द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी कि वो कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकती है। अगर कोई मटेरियल इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकती है तो मतलब उसकी परमिटिविटी अच्छी है, ठीक है ना, यानी परमिट करने की एबिलिटी, ठीक है ना। तो याद रखो इसकी डेफिनेशन सिंपल है, इट इज द एबिलिटी टू ऑफ ए सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी उस मटेरियल की परमिटिविटी कहलाती है, ठीक है ना। अब यहां पर हमने आपको बताया परमिटिविटी को हम सिंपल एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेंगे, परमिटिविटी को हम सिंपल एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेंगे और परमिटिविटी की यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। कूलम क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज की डायमेंशन 80 होती है और इसका स्क्वायर है तो 80 स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2 होती है और यहाँ पे मीटर स्क्वायर यानी l स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेट करो, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका m की पावर 1, l की पावर 3 हो जाएगी, t की पावर -2। ओवरऑल जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो m की पावर -1 मिलेगी यहाँ पर और l की पावर यहाँ पर -3 मिलेगी और t की पावर यहाँ पर आपको गाइज +4 मिलेगी और a की पावर यहाँ पर +2 मिलेगी और इसको हम बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इस तरीके से ये परमिटिविटी, चाहे वो किसी भी टाइप की परमिटिविटी हो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो या फिर परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम हो, उसको हम कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब उसकी यूनिट कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होगी और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर +4 और a की पावर 2 हो जाएगी। अब हमें पता है कि हमने यहाँ पे परमिटिविटी की यूनिट और डायमेंशन कैलकुलेट कर ली, तो क्या हम k की डायमेंशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल। k की डायमेंशन क्या हो जाएगी, जो परमिटिविटी है उसकी अपोजिट हो जाएगी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी k की, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। तो यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जस्ट यहाँ पे पावर की जो पोलरिटी है वो चेंज हो जाएगी, यानी m की पावर +1 हो जाएगी, l की पावर +3 हो जाएगी, t की पावर -4 हो जाएगी और a की पावर -2 हो जाएगी। ये k का हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। दैट्स क्लियर हो गया, ये आपको याद रखना है। तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन की बात कर रहे हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे, सर अभी आपने एप्सिलॉन नॉट बताया था, अभी आ रहे यहाँ पर हम आ रहे इस पॉइंट पर। देखिए हम यहाँ पर आपको समझाने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है सभी स्टूडेंट ध्यान देना। हमने यहाँ पर एक तो बात करी एयर की या फिर फ्री स्पेस या फिर गाइस वैक्यूम, इन तीनों को हम एक ही मान के चलेंगे, चाहे वो निर्वात की बात हो रही हो, फ्री स्पेस की बात हो रही हो या एयर की बात हो रही हो, हम इन तीनों को एक मानकर चलेंगे। इन तीनों मीडियम में अगर कोई Q1 और Q2 चार्ज रखे हुए हैं, Q1 और Q2 चार्ज इन तीनों में से किसी भी मीडियम में रखे हुए हैं r मीटर की डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर तीनों में से किसी भी मीडियम में रखे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम जो परमिटिविटी कंसीडर करते हैं उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और इसकी वैल्यू यहां पर मिनिमम होती है 8.86 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर कोई Q1 और Q2 चार्ज r डिस्टेंस की, r मीटर की डिस्टेंस पर एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो इन पर जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि ये होता है 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने यहां पर क्या बताया कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिनिमम वैल्यू है किसी भी मीडियम के लिए, यानी जो परमिटिविटी है ना ये मिनिमम वैल्यू है किसी भी मीडियम के लिए, तो इसकी वैल्यू मिनिमम होगी तो फोर्स यहां पर मैक्सिमम लगेगा। तो याद रखना सबसे कम जो एप्सिलॉन की वैल्यू यानी परमिटिविटी की वैल्यू होती है वो एयर फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए होती है, इसीलिए जो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच में वो मैक्सिमम लगेगा। अब हम किसी अदर मीडियम की बात करें, मान लो ये कोई अदर मीडियम है, ये कोई दूसरा मीडियम है, जैसे ये कोई मिट्टी का तेल हो सकता है, जैसे ये कोई लिक्विड हो सकता है, कोई भी अदर मीडियम है। इस मीडियम के अंदर Q1 और Q2 चार्ज रखे हुए हैं। अगर इस मीडियम के अंदर Q1 और Q2 चार्ज रखे हुए हैं मेरे दोस्त एक दूसरे से r डिस्टेंस पर, तब इनके बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो परमिटिविटी होगी उसको हम एप्सिलॉन m से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी जो परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन m, और जो एप्सिलॉन m है ना ये हमेशा ग्रेटर होगी एप्सिलॉन नॉट से। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया एप्सिलॉन नॉट सबसे छोटी वैल्यू है किसी मीडियम के लिए, एप्सिलॉन नॉट एयर फ्री स्पेस वैक्यूम के लिए सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो किस और अदर मीडियम की अगर हम बात करें तो उसकी एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा ही होगी इस एप्सिलॉन नॉट से, इसीलिए उनके बीच में लगने वाला दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होगा वो एयर या फ्री स्पेस के केस में जो फोर्स लग रहा था उससे कम ही होगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम रिलेटिव परमिटिविटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे गाइस? रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। किसी भी मीडियम की एक होती है रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हम एप्सिलॉन r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसको हम यहां पर देखने वाले हैं, जरा देखिए ध्यान से। हेडिंग डाल लें रिलेटिव परमिटिविटी। ये रेशियो है दो परमिटिविटी का। जो मीडियम की हमने परमिटिविटी बताई, जो हमने मीडियम की परमिटिविटी बताई एप्सिलॉन m, उसमें अगर हम डिवाइड कर दें एप्सिलॉन नॉट से तो हमें रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाती है। मतलब इसका ये है, देखिए ध्यान से, अगर गाइस हमने यहां पर बात करी, हमने कहा ये एयर है या फिर हमने कहा ये फ्री स्पेस है, ठीक है, या फिर हमने कहा ये वैक्यूम है, तो हम ये केस ले लेते हैं। पहले हमारे पास ये Q1 चार्ज है और हमारे पास ये Q2 चार्ज है, ये एक दूसरे से r मीटर की डिस्टेंस पर है, तब इनके बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लग रहा है वो हमने F कंसीडर किया। हमने मान लिया कि इन दोनों के बीच में F फोर्स लग रहा है। अब इन्हीं दोनों चार्जेस को हमने उठाकर एक मीडियम में लाके रख दिया। ये मान लो कोई मीडियम दूसरा मीडियम है, ये कोई दूसरा मीडियम है, ठीक है, और इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी होती है कुछ ना कुछ, उसको हमने एप्सिलॉन r मान लिया। इस मीडियम की कुछ ना कुछ रिलेटिव परमिटिविटी होती है, उसको हमने एप्सिलॉन r मान लिया, और इस मीडियम की जो परमिटिविटी है उसको हम एप्सिलॉन m मानते हैं। तो इसके पास दो चीजें हैं, एक एप्सिलॉन m और एक एप्सिलॉन r, ठीक है ना। अब ये कोई भी मीडियम हो सकता है। इस मीडियम में हमने इन दोनों चार्जेस को उठा के रखा, Q1 चार्ज को और Q2 चार्ज को। डिस्टेंस हमने उतनी ही रखी r डिस्टेंस पर हमने इन दोनों चार्जेस को उठा के रख दिया इस मीडियम में। ये कोई दूसरा मीडियम है, ठीक है, ये कोई दूसरा मीडियम है। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा ना इस मीडियम के अंदर, उसको हमने Fm मान लिया। अब वो फोर्स जो लगता है वो कम लगेगा पहली बात, और कितना लगेगा? जो एयर में दो चार्ज रखे थे वो जो फोर्स लग रहा था उसमें हम एप्सिलॉन r यानी रिलेटिव परमिटिविटी का डिवाइड कर दे, इतना फोर्स लगेगा। एप्सिलॉन r से ये कम हो जाता है फोर्स, यानी जब दो चार्ज एक दूसरे से r मीटर की डिस्टेंस पर एयर फ्री स्पेस या वैक्यूम में रखे हुए हैं, तब उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F हमने अगर कंसीडर किया। अब उन्हीं दोनों चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर उठाकर रख दिया, Q1 Q2 को, दोनों चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर किसी दूसरे मीडियम में जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन r है, जिसे रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो अब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा ना वो लगेगा एप्सिलॉन r से डिवाइड होके, क्योंकि कम लगेगा, क्योंकि इसका मीडियम, इस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी फ्री स्पेस की परमिटिविटी से, इसीलिए इन दोनों के बीच में फोर्स कम लगेगा। अब वो कितना लगेगा? इस एप्सिलॉन r से डिवाइड कर देंगे। तो मेरे ख्याल से पॉइंट समझ आया। अब हम यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करने वाले हैं। रिलेटिव परमिटिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यानी जो मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है जिसे हम एप्सिलॉन m बोल रहे हैं, और जो फ्री स्पेस की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है यानी फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है जिसको हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, इन दोनों के रेशियो को रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि रिलेटिव परमिटिविटी हमें क्या बताती है? रिलेटिव परमिटिविटी हमें यह बताती है कि किसी मीडियम की जो परमिटिविटी है
वो कितने गुना रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से है। यही तो हुआ इसका मतलब। किसी मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस की परमिटिविटी से कितने टाइम्स ज्यादा है। मान लीजिए इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी मान लो 3 है, तो इसका मतलब हमें यह पता चल जाएगा कि ये जो मीडियम की परमिटिविटी है, मीडियम की जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी थी उसका 3 गुना ज्यादा है। यानी मीडियम की परमिटिविटी 3 टाइम्स फ्री स्पेस की परमिटिविटी से है। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी हमें यह बताता है किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी हमें यह रिप्रेजेंट करता है, हमें यह बताता है कि किसी मीडियम की जो परमिटिविटी है वो कितने गुना, कितने टाइम्स ज्यादा है जो परमिटिविटी एयर में होती है उससे। मेरे ख्याल से पॉइंट अच्छे समझ आ गया होगा। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब यहाँ पे क्योंकि ऊपर भी परमिटिविटी है नीचे भी परमिटिविटी है, तो जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है ना, नोट करिए, इतना जल्दी से नोट करेंगे, बहुत अच्छे। अब यहां पर हम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, देखिए ध्यान से। रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, जो हम कहां पढ़ते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, समांतर प्लेट संधारित्र में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ते हैं। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी है ना, ये एप्सिलॉन आर, जिसको हमने क्या लिखा, किसी मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है ना। यानी किसी मीडियम की जो परमिटिविटी है वो हमें ये बताती, रिलेटिव परमिटिविटी किसी मीडियम की हमें ये बताती है कि उस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो कितने गुना ज्यादा है एयर की परमिटिविटी से। क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, यहां पर हमने ऑलरेडी आपको बताया इसके बारे में कि ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी यूनिट भी हो जाएगी कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे वाले की भी यूनिट हो जाएगी कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एप्सिलॉन आर की तो कोई यूनिट नहीं आएगी, और यूनिट नहीं होगी तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशन देख लेते हैं, है ना, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। अब ध्यान से देखो, कुछ क्वेश्चंस गाइस लगा लेते हैं, देखिए ध्यान से। हम यहाँ पर मान लो हमने यहाँ पर एक Q1 चार्ज लिया, कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ आपको समझा देते हैं चीजें। यहाँ पर Q2 चार्ज लिया और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, तब इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स F है। अब हमें ये बताओ, अगर हमने इसकी डिस्टेंस को डबल कर दिया, मान लो हमने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया, Q1 है और ये Q2 है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर गाइस हमने 2R कर दिया, तो बताइए इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा, जिसको हमने F डैश मान लिया या F डैश मान लो। क्या मान लीजिए आप, F डैश, सिंपल। हमने इसको F डैश मान लिया, तो इस फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा, कितना फोर्स आएगा। हमें पता है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के, और स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर आपने डिस्टेंस को 2 गुना कर दिया, तो हमें ये रिलेशन पता है ना कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर डिस्टेंस को आपने 2 टाइम्स कर दिया, तो इसका मतलब फोर्स जो होगा इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, वो 4 टाइम कम हो जाएगा। 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम। यानी जो F डैश आएगा, क्या वो F/4 आएगा। डायरेक्ट कर सकते हो आप, डायरेक्ट। अगर आपने डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर दिया, तो जो फोर्स मिलेगा इन दोनों के बीच में वो क्या, F/9 मिलेगा। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आपने 4 टाइम्स कर दिया, तो क्या नया जो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में, क्या वो F/16 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। ये तो हो गया अगर आपने डिस्टेंस इंक्रीज करी, तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला, दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस अगर आपने इंक्रीज कर दी, तो उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ रही होगी अच्छी तरीके से। अब हम यहाँ पर एक और कंडीशन लेते हैं, जैसे हमारे पास ये Q1 चार्ज है और ये हमारे पास गाइस Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच की हमने डिस्टेंस R मान ली, इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स हमने F मान लिया। अब हम यहां पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कम कर दें, तो फिर हमें जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें पता है कि जो फोर्स है
वो किसके प्रोपोर्शनल है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स। तो अगर गाइज यहाँ पर डिस्टेंस को आपने 2 टाइम्स कर दिया तो इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स होगा, सॉरी यहाँ पर हम 2 टाइम्स वाला केस ऑलरेडी देख चुके हैं, हम आधा कर दें। हमने जो नई डिस्टेंस है r डैश उसको हमने r/2 कर दिया, तो आपको जो नया फोर्स मिलेगा क्या वो आपको 4 टाइम्स मिल जाएगा। सिंपल लॉजिक भाई, यहां पर आपने डिस्टेंस को हाफ कर दिया, r/2 कर दिया, तो r/2 करोगे 2 ऊपर चला जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4, ठीक है ना। या फिर आप यहां से वो कंडीशन निकाल सकते हो F1 अपॉन में F2 बराबर r2 का स्क्वायर अपॉन में r1 का स्क्वायर। तो आप प्रॉपर कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप यहां से कर सकते हो प्रॉपर कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो यहां पर याद रखना, अगर आपने डिस्टेंस को दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो फोर्स 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, और अगर आपने डिस्टेंस को गाइस r/3 कर दिया तो फोर्स जो नया लगेगा वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, जो नया फोर्स होगा वो 9 टाइम्स इंक्रीज होगा, 9 टाइम्स F के बराबर होगा। और अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस को आपने 1/4 कर दिया यानी r/4 कर दिया तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और भी आते हैं, देखिए कैसे। अब मान लो हमने डिस्टेंस और दोनों के चार्जेस की जो वैल्यू है उन दोनों को हमने यहाँ पर चेंज किया। मान लीजिए हमारे पास ये Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, Q1 Q2, और एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए हैं, तब इनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स F लग रहा है। अब इन दोनों चार्जेस की वैल्यूज को भी हमने चेंज कर दिया, हमने इस चार्ज को हमने 2Q1 कर दिया मान लीजिए, और इस चार्ज को हमने मान लीजिए 2Q2 कर दिया, यानी चार्ज की वैल्यू को भी डबल कर दिया, और जो डिस्टेंस है इसको हमने हाफ कर दिया। डिस्टेंस को या तो हाफ कर दो या डबल कर दो, जो भी है, हम यहाँ पर जस्ट बता रहे कि आप कैसे इसको कैलकुलेट करोगे नए फोर्स को। तो हमने मान लिया इनके बीच की डिस्टेंस है वो हमने 2 टाइम्स कर दी, ठीक है ना, 2 टाइम्स कर दी। अब हम इसका फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैसे। हमें पता है कि यहां पर फोर्स क्या हो जाएगा, F बराबर K टाइम्स, K कांस्टेंट है तो ये सेम रहेगा क्योंकि K मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो दोनों चार्जेस को हमने यहाँ पर मीडियम में, एयर फ्री स्पेस या वैक्यूम में रख रखा है, तो ये K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 मान लें। सेकेंड कंडीशन में जो फोर्स लगेगा उसे हमने F डैश मान लिया, और F डैश कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, K सेम रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब यहां पर Q1 की जगह क्या आ जाएगा, Q1 की जगह गाइस हम 2Q1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2Q1, और Q2 की जगह हम क्या लिखेंगे 2Q2 लिखेंगे, यहां पर 2Q2 गिवन है, और अपॉन में डिस्टेंस, डिस्टेंस भी कितनी हो गई, डबल हो गई, कितनी 2R, तो 2R का हम यहां पर स्क्वायर लिख देंगे। F डैश कैलकुलेट करो जरा, F डैश कितना आ जाएगा, F डैश आ जाएगा यहाँ पे 2 × 2 4, 4 यहाँ पे निकाल लो बाहर, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, 4 को बाहर निकाल लो, और क्या हो जाएगा R स्क्वायर। क्या ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये पहले वाला फोर्स था, तो इस दोनों कंडीशन में क्या फोर्स बराबर होगा, दोनों कंडीशन में ये फोर्स बराबर क्यों आया, कोई दिमाग लगा सकता है। क्या आप यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हो कि दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो इक्वल क्यों आया, जबकि यहाँ पर दोनों के चार्जेस को डबल कर दिया, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया। यार लॉजिक है यहाँ पर, डिस्टेंस को डबल करने से जितना इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस को डबल करने से, दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस डबल कर दी है, जितना डिस्टेंस को डबल करने से इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कम हुआ होगा, उतना फोर्स इन दोनों चार्जेस की वैल्यू को इंक्रीज करने में इंक्रीज हो गया होगा, इसीलिए बैलेंस्ड है। समझ आ रही है। तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप बिल्कुल इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक नया टाइप और है, उसको और देख लेते हैं, फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन को देखेंगे, और उसके बाद में ये हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया, ध्यान से देखिए, ध्यान से सभी स्टूडेंट देखेंगे। जैसे हमने कहा कि हमारे पास ये प्लस का Q1 चार्ज है, और ये प्लस का Q2 चार्ज है, ठीक है ना। ये प्लस का Q1 और प्लस का Q2 चार्ज है, ये एक दूसरे से गाइस R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो F है। तो ये सब कहां रखे हैं, ये अभी रखे हैं एयर में या फ्री स्पेस में या वैक्यूम में, ठीक है ना। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स हमें पता है, हमने F कंसीडर कर लिया।
अब इन्हीं दोनों चार्जेस को उठा के हमने एक ऐसे मीडियम में रख दिया। हमने इन दोनों चार्जेस को उठाकर एज इट इज हमने इन दोनों चार्जेस को उठाया, हमने एज इट इज इन दोनों चार्जेस को उठाया, Q1 चार्ज को और हमने Q2 चार्ज को। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने सेम रखी। इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है गाइस वो हमने सेम रखी, कितनी R। तब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा उसको हमने F डैश मान लिया। और इस मीडियम की आपको परमिटिविटी गिवन होगी रिलेटिव वाली, कितनी रिलेटिव परमिटिविटी इस मीडियम की मान लो 4 गिवन है। तो अब बताइए इसका कितना होगा, क्या इस मीडियम का कितना होगा फोर्स, इस मीडियम में दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो पहले तो हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं, फिर हम आपको इसको कैलकुलेट करके बता देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या आएगा, हमने क्या बोला था, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है मीडियम के अंदर F डैश, वो हो जाएगा जो एयर में फोर्स जब एयर में चार्ज रखे थे तब वहां पर जो फोर्स लग रहा था F, उसमें डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन R का, दैट इज यहां पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F/4 फोर्स। अब ये आता कहां से है, ये आता है, हम इसको प्रॉपर देखो निकालने वाले, जरा ध्यान दीजिए। हम सबसे पहले इस वाले फोर्स की बात करें, यहां पर ये फोर्स कैसे लिखेंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ऐसे ही तो लिखेंगे हम इसको, ठीक है ना। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये एयर में फ्री स्पेस में या वैक्यूम की कंडीशन है, ये फ्री स्पेस या वैक्यूम की कंडीशन है ये, ठीक है ना। अब यहां पर हम निकालते हैं इस F डैश को, इस F डैश को कैसे निकालेंगे, F डैश इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/4 पाई, यहां तक तो सेम है, लेकिन अब इस ये क्योंकि दूसरा मीडियम है ना, तो इस मीडियम का परमिटिविटी क्या होगी, एप्सिलॉन m, तो यहां पर हम एप्सिलॉन m लिखेंगे बस। और Q1 सेम है, Q2 सेम है, दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है, तो बाकी सब सेम रहेगा। इसे इक्वेशन हम 2 मान लेंगे। अब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, या इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से। चलो 2 को हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 से, यानी इक्वेशन 1 को 2 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में क्या लिखा हुआ है, F डैश है, तो F डैश हमने कर दिया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, इक्वल टू ये 1/4 पाई, इसे हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन m, ठीक है, ये लिखेंगे। और ये क्या है, Q1 Q2 अपॉन में R², और ये टोटल डिवाइड हो जाएगा किससे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है, और इनटू में Q1 Q2 अपॉन R² से। यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है जरा ध्यान से देखो, Q1 Q2 अपॉन R², Q1 Q2 अपॉन R² कैंसिल, 1/4 पाई कैंसिल। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, F डैश अपॉन में F, ये किसके बराबर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 1/एप्सिलॉन m, ऊपर बचा है, ठीक है ना। ऊपर क्या बचा है, न्यूमरेटर में 1/एप्सिलॉन m, और डिनोमिनेटर में क्या बचा है, 1/एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से F डैश अपॉन F, ये मिलेगा आपको एप्सिलॉन नॉट अपॉन में किसके, एप्सिलॉन m, ये मिल जाएगा। अब हमें पता है कि ये किसकी वैल्यू है, अगर हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये क्या, ये एप्सिलॉन r की वैल्यू है, क्या ये एप्सिलॉन r की वैल्यू है मेरे दोस्त। मतलब यहाँ पर एप्सिलॉन r कितना होता है, मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना। तो ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है, अब बस कंक्लूजन पे आने वाले हैं। एप्सिलॉन r बराबर हो जाएगा किसके, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से आपको क्या मिलेगा, क्या यहां से आपको 1/एप्सिलॉन r को अगर हम लिखें तो क्या यहाँ पे अपोजिट लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन m को। तो जो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन m है, इसकी जगह हम 1/r लिख सकते हैं, मतलब 1/एप्सिलॉन r। तो यहां से आपका देखो क्या निकल गया है, जो नया वाला फोर्स है, क्या वो F/एप्सिलॉन r निकल के आ जाएगा मेरे दोस्त, यही तो हमने बताया था, इस तरीके से निकल के आता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये जस्ट हमने आपको सिखाया है कि किस तरीके से ये कैलकुलेशन निकल के आती है, ठीक है ना। तो ये सब हम कब कैलकुलेट करते हैं, जब हम दो चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम में लेकर जाते हैं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी गिवन हो, तो हम उन दोनों चार्जेस के बीच में जब हम फोर्स निकालेंगे तो एप्सिलॉन r यानी रिलेटिव परमिटिविटी का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो शानदार कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, ये सब
कूलाम के नियम में है। और याद रखेंगे कूलाम के नियम की कुछ लिमिटेशंस हैं। कूलाम का नियम कब एप्लीकेबल है? जब दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज हो। पहली बात, दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज हो, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें, हमारे पास ये एक रॉड है और इस रॉड पर चार्ज फैला हुआ है, ठीक है, तो हम इस पर हम नहीं लगा सकते कूलाम का नियम। हम कूलाम का नियम पॉइंट चार्ज पर लगा सकते हैं। तो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, यह केवल बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है। और इट इज एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी चार्जेस, दोनों चार्ज मूव ना कर रहे हो, दोनों में से एक चार्ज कंपलसरी हो स्टेशनरी, यानी दो चार्जेस जिनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, कूलाम का नियम लग रहा है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, दोनों चार्ज स्टेशनरी होने चाहिए, या तो एटलीस्ट एक चार्ज तो स्टेशनरी होना चाहिए। अगर दोनों चार्ज मूव कर रहे होंगे तो हम यहाँ पर कूलाम का नियम नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। लास्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट बचता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या सिमिलैरिटी है और इन दोनों फोर्सेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम गाइस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये किसके किसके बीच में लगता है, कोई बता सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है। एक हमने Q1 चार्ज ले लिया और एक हमने Q2 चार्ज ले लिया। तो दो चार्जेस के बीच दोनों के दोनों चार्ज r डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दो मासेस के बीच में। हमारे पास ये कोई m1 किलोग्राम का मास है और हमारे पास ये कोई m2 किलोग्राम का मास है। अब ये दोनों प्लेनेट हो सकते हैं, या दोनों एक प्लेनेट एक स्टार हो सकता है, ये दोनों कोई भी मास हो सकते हैं। ब्रह्मांड की कोई भी दो चीजें हो सकती हैं। तो ये ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास m1 किलोग्राम m2 किलोग्राम है और एक दूसरे से r मीटर की डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो क्या आपको ये बात समझ आ गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स है। अब दोनों ही फोर्स की अगर हम बात करें, सिमिलरिटी क्या हो जाएगी? ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बिल्कुल सेम तरीके से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन दोनों मासेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक तो ये सिमिलरिटी दिख रही है हमें। एक सिमिलरिटी क्या दिखेगी? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल सेम तरीके से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो मासेस के बीच में लगने वाला, दो वस्तुओं के, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये सिमिलरिटी आपको दिख रही है। ये क्या है गाइस? ये सिमिलैरिटी है, ठीक है ना। कुछ पॉइंट क्लियर हो गया। एक सिमिलरिटी और है, दोनों सेंट्रल फोर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका Q1 चार्ज है और ये आपका Q2 चार्ज है। इन दोनों के सेंटर से जो लाइन जाएगी उसी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पर ये अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है। सिमिलरली ये कोई m1 किलोग्राम का मास है, ये कोई m2 किलोग्राम का मास है। इन दोनों के सेंटर से जो लाइन जाएगी उसी लाइन पर ये फोर्स लगेगा। तो इसीलिए दोनों सेंट्रल फोर्स होते हैं। दोनों क्या होते हैं? सेंट्रल फोर्स। तो ये तो हमने सिमिलरिटी की बात कर ली। क्या आपको इतना पॉइंट क्लियर हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों सेंट्रल फोर्स होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। तो ये सब सिमिलैरिटीज हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है और एक सेंट्रल फोर्स है। ये तीनों सिमिलरिटी हो गई। दूसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, उन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बिल्कुल सेम तरीके से दो मासेस के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो उन दोनों मासेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सब सिमिलरिटी हमने बताई है। अब हम इनके डिफरेंस की बात कर लेते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं एक एक करके, जरा ध्यान दीजिएगा सभी। यहां पर जैसे हमने इसको फ्लिप किया, ध्यान से देखते हैं, इसको फ्लिप किया। जब हम इसको फ्लिप करेंगे दोनों में हमने ये चीज आपको ऑलरेडी बता दी, ये पॉइंट ऑलरेडी बता दिया। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग बता दिया हमने। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये भी सेम तरीके से, बिल्कुल सिमिलर तरीके से ये आएगा और ये भी इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। दोनों ही क्या है? सेंट्रल फोर्स है। दोनों ही क्या है?
कंजर्वेटिव फोर्स है और दोनों ही क्या है आपके नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। अब अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के पहले डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस यहां से स्टार्ट हो जाएगा। पहला डिफरेंस ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये रिपल्सिव भी होता है और ये अट्रैक्टिव भी होता है। क्योंकि हमने यहां पर देखा था, क्या देखा था, हमने कहा था कि अगर यहां पर दो प्लस के चार्ज हो या फिर दो माइनस के चार्ज हो या फिर दो माइनस के चार्ज हो तो इनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। और अगर एक प्लस का चार्ज है और एक माइनस का चार्ज है तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये रिपल्सन फोर्स भी होता है और ये अट्रैक्शन फोर्स भी होता है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये हमेशा अट्रैक्शन फोर्स यहां पर होता है, ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। यानी दो मासेस के बीच में, ये m1 किलोग्राम का मास है और ये m2 किलोग्राम का मास है, ये एक दूसरे को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ये एक दूसरे को हमेशा खींचते हैं। ठीक है, यानी कि दुनिया की, ब्रह्मांड की कोई भी दो चीजें, ब्रह्मांड की कोई भी दो चीजें एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ब्रह्मांड की कोई भी दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का भी होता है और रिपल्सिव नेचर का भी होता है। वो हमने यहाँ पर बता दिया कब अट्रैक्टिव होगा, कब रिपल्सिव होगा। तो ये पहली फर्स्ट डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। और डिफरेंस देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। और डिफरेंस देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बात की कि ये ऑलरेडी हमने ये बता दिया, ये सिमिलरिटी है, ठीक है, ये सिमिलरिटी है। सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ये सब सिमिलरिटी है। दूसरा जो डिफरेंस है गाइस, दूसरा जो डिफरेंस है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। यानी दोनों चार्ज किस मीडियम में रखे हैं उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि हमने आपको बताया था इन दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये परमिटिविटी है मीडियम की। अलग अलग मीडियम की अलग अलग परमिटिविटी होती है, तो इसीलिए जो फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो दो चार्ज किस मीडियम में रखे हैं उस पे डिपेंड करेगा कि उन दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है मेरे दोस्त। क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। क्यों, क्योंकि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जिसे हम k बोल रहे हैं, ये वैल्यू कितनी निकल के आती है, 9 × 10⁹ निकल के आती है, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है। तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 × 10⁹ रख देंगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाएगा। क्लियर है ना। लेकिन अगर हम बात करें ये ग्रेविटेशनल फोर्स की, ये जो सेकेंड डिफरेंस है ग्रेविटेशनल फोर्स का, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है वो क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन में R²। यहाँ पे m1 m2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। m1 m2 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट है। और कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल G, जिसकी वैल्यू कितनी होती है कैपिटल G की 6.67 × 10⁻11। ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में किसी भी जगह पर चले जाओ, कैपिटल G की ये वैल्यू फिक्स रहने वाली है। तो इसीलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, वो हर जगह पे ब्रह्मांड के किसी भी कोने पर सेम रहेगा। वो सिर्फ मास पर और उन दोनों मासेस के बीच की जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। तो ये दूसरा डिफरेंस आपको समझ आ गया। तीसरा डिफरेंस हमने बताया, थर्ड डिफरेंस हमने यहां पर क्या बताया था कि इट इज, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, क्योंकि यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ निकल के आती है, तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वीकेस्ट फोर्स है, बहुत ही दुर्बल, बहुत ही कमजोर बल है। क्यों, क्योंकि जो कैपिटल G की वैल्यू है वो 6.67 × 10⁻11 है। 10⁻11 की वैल्यू बहुत छोटी होती है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये वीकेस्ट फोर्स होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी है। क्लियर। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करते हैं। और जितने भी हमने इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमने पॉइंट्स बताए हैं, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आपके कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट हमने सिखा दिया है, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो आई होप आपको ये
डिफेंस के सभी एग्जाम के लिए फिजिक्स की कॉन्सेप्ट सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी और इस कॉन्सेप्ट सीरीज में हम फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और जो केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग सभी एम्बाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि वहां पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां पर आप टेस्ट दे सकते हैं और वहां पर अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो 3D विजुअलाइजेशन के साथ 3D एनिमेशन के साथ कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, ठीक है, और अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं विद AI टेक्नोलॉजी। तो आप सभी अगर इस क्लासेस की PDF चाहते हैं, इन सभी क्लासेस की PDF एम्बाइब अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है, तो उस चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही हो तो आप जरूर इसको हर जगह शेयर करें, इस वीडियोस को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, कीप एम्बाइबिंग एंड वी बिलीव इन यू।